दाऊद इब्राहिम जब मुंबई छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो गया और दुबई से फिर पाकिस्तान चला गया, तो ऐसी कंडीशन में उसकी फैमिली के जो लोग भारत में रह रहे थे, उनमें उसकी छोटी बहन हसीना का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि जिस एरिया में वो रहती थी उस एरिया में उसने कुछ ऐसा दबदबा कायम किया जिसकी कल्पना कभी खुद दाऊद इब्राहिम ने भी नहीं की थी। क्योंकि दाऊद ने अपनी इस बहन की शादी किसी अंडरवर्ल्ड या माफिया से नहीं की थी। एक साधारण सा रेस्टोरेंट चलाने वाला लड़का जो फिल्मों में भी छोटा मोटा काम कर लिया करता था, उसे ही दाऊद ने अपना बहनोई बनाया। उसकी बहन हसीना बिल्कुल घरेलू थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बने कि वो जितनी खतरनाक बन गई उतनी ही पत्थर दिल भी हो गई। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं दाऊद की बहन हसीना का हसीना पारकर से मुंबई अंडरवर्ल्ड की आपा बनने का सफर। दाऊद मुंबई का भाई बना तो उसकी बहन हसीना मुंबई की आपा बनी। तो भैया इस डिजिटल जर्नी में पूरे समय हमारे साथ साथ में रहिए। दाऊद इब्राहिम मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल रहे। इब्राहिम कास्कर का बेटा था। ये लोग कुल 10 भाई बहन थे, जिनमें 4 बहनें और 6 भाई। इनमें हसीना अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। साल 1959 में हसीना का जन्म हुआ। दाऊद की 4 बहनें सईदा, फैजाना, मुमताज और हसीना थी। दाऊद इब्राहिम अपने परिवार का बराबर ख्याल रखता था, जिसमें अपनी बहनों का ध्यान तो खास तौर से रखता था। दाऊद इब्राहिम ने अपने काले कारनामों का असर कभी भी अपनी बहनों की जिंदगी पर नहीं पड़ने दिया। साल 1981 में जब मुंबई पुलिस घर पकड़ और एनकाउंटर पर उतर आई, तो दाऊद इब्राहिम यहां से भागकर दुबई चला गया और फिर दुबई से पाकिस्तान में जाकर सेटल हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहनों का और उनके परिवार का, उनकी जरूरतों का बराबर ध्यान रखता था। दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना की शादी इस्माइल से हुई। इस्माइल का अंडरवर्ल्ड या अपराध से कोई लेना देना नहीं था। उसकी अपनी एक छोटी सी होटल थी जिसमें वो काम किया करता था। इसके अलावा वो फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा था। कभी कभार उसे जूनियर आर्टिस्ट का कोई रोल मिल जाता तो उसे लगता कि बस वो इस लाइन में कदम और आगे बढ़ गया है। इस्माइल और हसीना का शुरुआती जीवन बहुत ही साधारण था। दोनों एक सामान्य पति पत्नी की तरह जिंदगी के मजे लूट रहे थे। समय अपनी गति से बीत रहा था। देखते ही देखते हसीना और इस्माइल 4 बच्चों के माता पिता बन गए, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। तो भैया अगर आपके दिमाग में यह सवाल कुल बुला रहा है कि आखिर एक 4 बच्चों की अम्मी मुंबई की आपा कैसे बन गई, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिया है? क्या कहा? आपका जवाब है हाँ, तब तो बहुत बढ़िया है। चलिए फ्लैशबैक में शुरुआत करते हैं द राइजिंग ऑफ डॉन के समय से। पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर टपकाने के बाद दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड की कुर्सी को कुछ इस तरीके से लपका कि आज भी वो उसी कुर्सी के पास है। लेकिन उस समय जो भी उसे इस कुर्सी की तरफ आता हुआ नजर आता, वो उसे अपने रास्ते से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करता। लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका रास्ता इतना भी आसान नहीं था। 90 के दशक की शुरुआत में बीआरए गैंग मुंबई में काफी फेमस हो रही थी। इस गैंग के 3 मुख्य लीडर थे, बाबू रेशिम, रामू नायक और अरुण गवली। इस गैंग को खत्म करना दाऊद इब्राहिम के लिए चुनौती बन गया। दाऊद इब्राहिम ने एक एक करके बीआरए गैंग के लोगों को टपकाना शुरू कर दिया। इससे बीआरए और भी ज्यादा खूंखार और हमलावर हो गया। दाऊद इब्राहिम अपनी चाल में कामयाब होता चला गया। उसने आगे चलकर बाबू रेशिम और रामू नायक दोनों को मरवा दिया। अब बचा अरुण गवली, लेकिन लोग उसे यूं ही डैडी नहीं कहते थे। वो अपने उन दोनों साथियों से ज्यादा शातिर और खतरनाक था। हालांकि जब दाऊद इब्राहिम ने अरुण गवली के भाई का गेम बजा दिया, इसके बाद अरुण गवली बदले की आग में जलने लगा। 26 जुलाई साल 1991 को उसने हसीना पारकर के हंसते खेलते जीवन में आग लगाई। मेरा मतलब है उसने दाऊद के बहनोई इस्माइल का शिकार कर डाला। अब तक अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी सिर्फ दुश्मन के साथ निभाई जा रही थी। ये पहला मौका था जब बदला लेने के लिए अरुण गवली ने अपने दुश्मन के एक रिश्तेदार को ऊपर भेजा। हालांकि इसका बदला डी कंपनी ने बड़ी ही जल्दी ले लिया। इस्माइल का एक हत्यारा जेजे हॉस्पिटल में मौजूद था। 12 सितंबर 1992 को डी कंपनी ने उसे अस्पताल में ही मरवा दिया और इस हत्याकांड में ऑटोमेटिक AK-47 का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 कांस्टेबल भी मारे गए। जिस तरीके की इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद हसीना की जिंदगी बदल गई। वो तो अपने पति की मौत से दुखी थी, लेकिन उसके पास लोग अपना दुखड़ा लेकर आने लगे, क्योंकि लोग जान गए कि दाऊद इब्राहिम की बहन होने के नाते इसका पावर भी जबरदस्त है। हसीना पारकर को भी लगा कि उसके पास जो पावर है अब उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
वो बड़ी बड़ी सेटलमेंट बढ़िया आसानी से करने लगी। देखते ही देखते लोगों में उसका नाम भी चलने लगा। ये बात जब दाऊद इब्राहिम को पता चली तो उसने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन बहन ने भाई की ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर दिया। कोई और होता तो दाऊद इब्राहिम उसे टपका देता, लेकिन वो उसकी अपनी सगी बहन थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई। हसीना आपा इतनी शातिर हो गई कि पुलिस अपने सारे पैतरे आजमा कर भी उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई और ना ही उसे पकड़ पा रही थी। वैसे ये हसीना पारकर का अपना खौफ और दिमाग था या फिर उसके पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम था? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर वो एक अपार्टमेंट में जबरदस्ती कब्जा करके रह रही थी। जब पुलिस की सख्ती बढ़ी और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी तो उसे ये इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई। पुलिस के पहुंचने से 1 घंटे पहले ही वो वहां से कुछ इस तरीके से गायब हुई कि पुलिस उसे ढूंढती ही रह गई। आगे चलकर उसने गोल्डन अपार्टमेंट में अपने मनपसंद के घर का ताला तोड़ा और उस पर कब्जा कर लिया। यहाँ से आपा अपना दरबार चलाया करती थी। कहते हैं कि उस समय दाऊद की 54 बेनामी संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी आपा पर ही थी। इसके बाद किसी की हिम्मत थी जो हसीना आपा पर हाथ डालने की कोशिश करे। लगभग आधी मुंबई पर उसका राज चलता था। उसकी मर्जी के बिना ना तो कोई बिल्डर बिल्डिंग बना सकता था और ना ही किसी घर को कोई खरीद या बेच सकता था। साल 2006 में SRA यानी कि स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी फुल एक्शन मोड में थी। तब हसीना आपा ने उड़ता हुआ तीर लिया। उसने बिल्डर कृष्णन मिलान शुक्ला और ब्रोकर चंद्रेश शाह को साथ लिया। वडाला के एक स्लम रीडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया। इसके लिए 1 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी। इस पैसों का बंदोबस्त करने का जिम्मा प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवणे को दिया गया। विनोद ने बिल्डर जयेश शाह को अपनी बातों में लिया और उसे 1 करोड़ रुपए निकलवा लिए, लेकिन किसी कारण से यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद जयेश शाह ने अपने पैसे विनोद से वापस मांगे और विनोद ने हसीना से पैसे वापस मांगे। पैसे तो वापस हो गए, लेकिन केवल 70 लाख रुपए ही थे और ये कहा गया कि हसीना आपा ने अपने प्रोडक्शन के 30 लाख रुपए काट लिए। ये एक तरह की अवैध वसूली थी, जिसे फिरौती में कह सकते हैं। पहले तो उन लोगों ने पैसे मांगने के लिए हसीना के हाथ पांव जोड़े, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे, लेकिन फिर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद ये दोनों ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गए। तब क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महावले और राजेंद्र निगम के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि FIR करने के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन पुलिस अफसर पर तो कोई कार्यवाही हो गई, लेकिन हसीना आपा के खिलाफ फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 21 अप्रैल साल 2007 को यह मामला एंटी एक्सटॉर्शन सेल के पास पहुंचा। तब जाकर फिर दर्ज हुई और जब पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए निकली तो उससे पहले ये सूचना हसीना के पास पहुंच गई और वो वहां से गायब हो गई। लेकिन अदालत ने हसीना को पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद उसने गोल्डन अपार्टमेंट में कब्जा करके अपना धंधा जमाया और लोगों को सरकारी अथॉरिटी की कार्रवाई से बचने के लिए भी पैसे लेने लगी। अपने पूरे करियर के दौरान हसीना केवल 1 बार अदालत में पेश हुई। हसीना बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमाना चाहती थी और वो फिल्मों के फॉरेन राइट्स में अपना दखल बनाने की कोशिश करती थी। साल 2005 में हसीना ने अपने एक बेटे की शादी बिजनेसमैन से करा दी। साल 2006 में हसीना का बड़ा बेटा दानिश एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया। दानिश अपनी मां के धंधे में उनकी मदद करता था। इसके बाद हसीना का पूरा काम सलीम पटेल देखा करता था। ये पहले इस्माइल का ड्राइवर था और अब हसीना का खास आदमी। 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि बॉलीवुड में हसीना पारकर की जिंदगी पर एक फिल्म बनी, जिसमें अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर का रोल प्ले किया। बताया जाता है कि हसीना पारकर अपने पीछे 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छोड़कर गई है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।